ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। और इस टॉपिक में अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले अपने रैपिड रिवीजन सीरीज 2.0 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉस्ट शीट। श्योर क्वेश्चन है पेपर में, कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारे पेपर में ये टॉपिक ना हो। प्लीज 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 डू नॉट लीव दिस। करके जाना, पूरा करके जाना, ढंग से करके जाना, अच्छे से करके जाना। सारे के सारे मटेरियल्स और नोट्स और सब कुछ गूगल ड्राइव के में है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। एंड वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज ऑन व्हाट्सएप, लाइक क्वेश्चन ऑफ द डे, टेस्ट ऑफ द वीक वगैरह वगैरह वगैरह। सब कुछ सब कुछ सब कुछ है। एंड लेट्स मेक श्योर इस पेपर में एग्जामिशन आए, पास नहीं, इस पेपर में एग्जामिशन आए, उसके लिए आई एम विद यू। लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट। चालू करते हैं इसको। आई विल सी यू ऑन व्हाट्सएप वेरी सून एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। बाय बाय। हाँ जी सर, तो अब अपन आ चुके हैं नए कॉस्टशीट के फॉर्मेट की तरफ। अब नए कॉस्टशीट के फॉर्मेट में क्या अलग है, सबसे पहले तो अपन लोग ये समझेंगे। तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो अलग है, सबसे पहले ये ध्यान लेते हैं। सो विद द न्यू कॉस्टशीट फॉर्मेट कुछ भी हो जाए बाबू, अपना है ना यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड तो ढूंढना ही है, और नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक सब कुछ सेम ही है। एवरीथिंग इज द सेम अप टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या हुआ, अपन ने है ना कुछ ऐड किया जो है पार्क्स। ठीक है, पार्क्स क्यों बोलते हैं, ताकि थोड़ा सा याद रह सके, और कुछ नहीं है। P is for primary packing, A is for admin related to production, R is for research and development, Q is for quality control, S is for sale of scrap। स्क्रैप का पैसा मिल रहा है, इसके लिए माइनस करना है। अब अगर तुम क्विंटेसेंशियल डिफरेंस समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो पार्क्स नहीं है। क्विंटेसेंशियल डिफरेंस, जो बहुत जरूरी डिफरेंस है तुम्हारे दोनों कॉस्टशीट में, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पहले क्या होता था ना, अपने पास एक ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता था, एक ही एडमिन था, जो अपन लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले लिखते थे। अब होता क्या था, तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब एडमिन ओवरहेड का भी कुछ पोर्शन जा रहा है तुम्हारे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स में। बट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ये व्यू प्रेजेंट किया कि सारे के सारे एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं होते। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने है ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को दोनों में डिवाइड कर दिया। कुछ ओवरहेड्स को एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोला है, और कुछ ओवरहेड्स को जनरल एडमिन बोला है। अब है ना प्लेसमेंट इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ले तेरे पास है ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 100 रुपए था, और तूने सारा का सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले लिखा था। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले लिखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का कुछ पोर्शन जा रहा है क्लोजिंग फिनिश गुड्स में भी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि आप दो में स्प्लिट कर दो, जनरल एडमिन और एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में। तो मान ले वो 50 है और ये 50 है, तो अब से 50 रुपए का कुछ पोर्शन जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स के नाम पे। इसका मतलब है तुम्हारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है ना, अब उसमें से 50% का कुछ पोर्शन जाने वाला है। मतलब अब तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है ना, वो चेंज हो चुके हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने कॉस्ट शीट का। तो दिस इज व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू फॉर्मेट। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं तेरे को सिर्फ नया फॉर्मेट सिखाता तो क्या ये समझ पाते? नहीं ना। बहुत लोगों ने मेरे को बोला है, बहुत लोगों ने कहा है, सुनाया है कि है ना सर ओल्ड और न्यू फॉर्मेट करने की क्या जरूरत है, एंड इंक्लूडिंग टीचर्स, कि ओल्ड एंड न्यू क्या करेंगे, दोनों तरीके से थोड़ी सीखना है, क्या करना है, एक कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। नहीं, अगर तुम सही नियत से सही तरीके से सीखोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। पूरा काम करो, शिद्दत से करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, पर काम कुछ मत छोड़ो। दैट इज द मोटो ऑफ दिस फास्ट ट्रैक कोर्स, और मैं यही चीज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे ना वापस आ जाते, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ गया। अब सीओजीएस के बाद जनरल एडमिन, और अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को एक नया हेड मिला, मार्केटिंग ओवरहेड्स। अब मार्केटिंग ओवरहेड्स के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स। मतलब सारी की सारी चेंजेस जो है ना वो यहां है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक सब कुछ सेम है।
और उसके बाद तुम्हें पार्क्स ऐड कर लेना है। पी फॉर प्राइमरी पैकिंग, ए फॉर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आर इज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्यू इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एस इज फॉर सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये सारे के सारे है ना एलिमेंट्स आ जाएंगे। तुम्हें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट कर लेना, तुम्हें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद जनरल एडमिन आएगा सर। और वो जनरल एडमिन जो है वो अपन लोग है ना सीओजीएस के बाद लिखेंगे। फिर आएगा मार्केटिंग ओवरहेड्स जिसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है, और उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। बस दैट इज द डिफरेंस। अब सर कौन सा ओवरहेड, कौन सा एडमिन ओवरहेड जनरल होगा और कौन सा प्रोडक्शन रिलेटेड होगा? अगर प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा। तुम गैस नहीं करने वाले कि वो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं है, तुम्हें वो गैस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन लोग उसे हमेशा जनरल एडमिन ही समझेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस। अब आजा क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट स्क्रीन कर ले पॉज, और है ना प्रिंट कर ले इसको, है ना अपने पास छाप ले, अपनी बुक में लिख ले, न्यू कॉस्ट शीट फॉर्मेट हेडिंग डाल के इसको पूरा का पूरा लिख लो पहले। और उसके बाद अच्छा एक मिनट जूम में प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले इतना देख ले पॉज करके, और फिर बचा हुआ देख ले। तेरे फॉर्मूला बुक में एनीवेज है ही है, मैं भी वही दिखा रहा हूं, बट फिर भी देख ले, ठीक है ना। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो हाँ जी सर, तो चालू कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 से जो सीरीज है ना, मतलब 10 हो गया, उसके बाद 14, 15, 16, ये है ना थोड़ी सी अलग टाइप की सीरीज है। इन व्हाट सेंस, यहाँ पे तुम्हें अलग अलग खर्चे देंगे और तुम्हें ना उन्हें हर कैटेगरी में स्लॉट करना होगा। मतलब तुम्हें ना सीधा का सीधा ये नहीं बोल सकते कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, तुम्हें ना अलग अलग प्रकार के फैक्ट्री ओवरहेड्स देंगे और तुम्हें सब कुछ क्लब करके लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 10 में आके देख लेते हैं। तो देख, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अपू लिमिटेड कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देख अपने को कॉस्ट शीट है ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही बनानी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आके रुक जाना है एज पर द न्यू फॉर्मेट। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। अब प्लांट एंड मशीनरी कहां होगी? फैक्ट्री में, तो उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी कहां जाएगा? दिस विल ऑल्सो गो एज फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद अपने पास है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्रीज। अब ये ना बहुत बहुत क्रिटिकल है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर इन्वेंट्री का बोला हुआ है तो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, पर अगर ये रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस होता तो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बनता, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाता तब। बट राइट नाउ दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, वापस से देख रिपेयर्स था प्लांट का तो कहां डाला? फैक्ट्री ओवरहेड में। इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो कहां डालेंगे? वो भी डालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। उसके बाद है अपने पास रॉ मटेरियल परचेस, ये जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का ही पार्ट बनेगा। तो बेसिकली ये तीनों है ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है वेजेस पेड। वेजेस पेड कहां जाएगा? ये जाएगा डायरेक्ट लेबर में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। ये जो ओपनिंग क्लोजिंग WIP है ना, दिस विल गो सेपरेटली। और अगला आइटम देख, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये बनेगा अपना हिस्सा पार्क्स का। कौन सा लेटर? क्यू इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये हो गया आर, पार्क्स का आर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है अपने पास ये आर हो गया। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, दिस इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा वापस से? पार्क्स, लेटर ए। और उसके बाद अदर एडमिनिस्ट्रेशन बोला हुआ है तो ये तो कहां चला जाएगा? ये जाएगा जनरल एडमिन में। अब जनरल एडमिन है ना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद।
अपन लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रुक जाना है, मतलब ये अपने लिए आउट ऑफ स्कोप वाला क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ स्कोप वाला एलिमेंट हो गया, तो ये कहीं पे भी नहीं लाएंगे, इसको कहीं पे भी फैक्टर इन नहीं किया जाएगा। उसके बाद देख क्या बोला हुआ है, अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब है ना बाबू, स्क्रैप है ना दो चीजों के होते हैं, एकदम अच्छे से ध्यान से समझ ले और सुन ले। तुम्हारे पास अगर मटेरियल स्क्रैप हुआ, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल ही स्क्रैप कर दिया, तो वो जाएगा कहां पे, वो जाएगा मतलब मटेरियल कॉस्ट में से, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से लेस होगा। बट अगर तुम्हें ना कोई भी वेस्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऐसा कुछ बोला है, तो वो अपन लोग पार्क्स में एस वर्ड के लिए लिखेंगे, सेल और स्क्रैप। तो ये दो चीजें हैं और ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियल अगर एडमिन मटेरियल का स्क्रैप हुआ तो वो डायरेक्ट मटेरियल से कंज्यूम, जो अपन लोग नंबर लिखते हैं वहां से लेस कर देंगे, तो डीएमसी में से लेस। अगर अपन लोग के पास ऐसा बोला है कि प्रोडक्शन में या इसमें या उसमें कहीं पे स्क्रैप जनरेट हुआ, तो दिस विल बिकम पार्क्स। तो अपने पास दो टाइप का स्क्रैप हो सकता है, मटेरियल स्क्रैप, प्रोडक्शन स्क्रैप। मटेरियल स्क्रैप हुआ तो डीएमसी से लेस, प्रोडक्शन का स्क्रैप हुआ तो पार्क्स में से लेस। फिर पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये अपना पार्क्स का पी हो जाएगा, PARQS का पी हो जाएगा, प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। और सैलरी पेड टू डायरेक्टर, अब डायरेक्टर का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, तो ये वाला खर्चा कहां जाएगा, दिस विल गो टू एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये जाएगा सॉरी एडमिन, जनरल एडमिन में जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, माय बैड। तो जनरल एडमिन, अगर कुछ नहीं बोला हो तो सारे एडमिन जनरल एडमिन होंगे, ये हमेशा ध्यान रख लेना। एडमिन कभी भी कुछ भी कैसे भी अगर दिया है तो वो जनरल एडमिन, क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो ही है ना वो कॉस्ट कंसिडर होगा, अदरवाइज वो कॉस्ट कंसिडर नहीं होगा। और अपने को है ना यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाने को बोला है। अब ये वाली कॉस्ट शीट है ना, अपन ने सारे आइटम्स लिख दिए। एक बार व्हाट आई वांट यू टू डू इज ट्राई इट आउट, अपने आप ट्राई करो, सी व्हाट यू गेट एज एन आंसर। पॉज कर वीडियो को, आंसर चेक कर और आंसर बना, और उसके बाद आके चेक करना। तो देख अपन लोग के पास यहाँ पे है ना कॉस्ट शीट आ चुकी है। सबसे पहले अपने पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसमें ओपनिंग भी था, परचेज भी था, क्लोजिंग भी था, तो तीनों लिख के यहाँ पे डाल दिया। डायरेक्ट लेबर दिया होता। फैक्ट्री ओवरहेड में अपने पास तीन आइटम से, एक तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस था ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, एक इंश्योरेंस प्रीमियम था प्लांट एंड मशीनरी का, और एक इंश्योरेंस प्रीमियम था इन्वेंट्री का। सर इसे कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, हाँ सर कैसे भी लिख ले चलेगा, पर सारे लिखना, ठीक है। तो है ना यहाँ पे आ जाएगा अपने पास टोटल आउट फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP दिया हुआ तो वो एडजस्ट करने के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अब वंस यू हैव द नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद अपने पास सारे पार्क्स के आइटम है, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सेल और स्क्रैप, ये सब कुछ है। तो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। सेल और स्क्रैप भैया वो ध्यान रखना, वो नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट में वो पैसा मिला है, रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू है, तो वो अपन लोग को पैसा मिला है, इसलिए ये नेगेटिव में है। और आ गया अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें है ना जनरल एडमिन के जो दो आइटम्स है, जो अदर एडमिन है और जो है ना अपने पास टेक्निकल डायरेक्टर की सैलरी है, वो दोनों जनरल आइटम है जो COGS के बाद आते हैं, इसलिए इस कॉस्ट शीट के लिए आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। तो लास्ट में बस वही दो नोट लिखे हुए कि ये दोनों आउट ऑफ स्कोप है, इसके जरूरत नहीं है आने की कुछ भी। और यहाँ पे आ गया अपना फाइनल आंसर। आई एम श्योर तुम्हें भी सही आया है, आई एम डैम श्योर कि तुम्हें सही आया है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी तरीके से करेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे, तुम ट्राई करोगे, फिर मेरे पास बैठ के चेक करोगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। हाँ जी सर, आ गए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। DFG लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पसेस। The following information is related with the production of leather bags for the month of September 2019. तो सितंबर के महीने का एक ही महीने का डेटा है, ध्यान देना। Leather sheet and cotton cloth are the main inputs and the estimated requirement per bag is 2 meters of leather sheets and 1 meter of cotton cloth.
2 मीटर और 1 मीटर है ना, ये तुम्हारा लेदर शीट्स और कॉटन क्लॉथ है। और बोला है 2000 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स एंड 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ आर परचेज एट 3,20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। और बोला है फ्रेट पेड ऑन परचेजेस आर 8,500। ध्यान देते बाबू, ये 3,20,000 और 15,000 तो डायरेक्ट मटेरियल ही है, और डायरेक्ट मटेरियल को लाने का जो भी खर्चा होता है वो भी डायरेक्ट मटेरियल में ही आएगा। सो ऑल ऑफ दिस विल बी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। और उसके बाद बोला है स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड्स 2,000 मैन आवर्स एट 80 पर आवर। ये भैया अपना बन जाएगा डायरेक्ट लेबर, 1 घंटे का 80 रुपए, 2,000 घंटे काम करा है तो उसके हिसाब से अपना लेबर बनेगा। और बोला है अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज 10 पर लेबर आवर इज इनकर्ड। 10 पर लेबर आवर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे है ना पहली बार अपने पास अदर डायरेक्ट कॉस्ट आया, ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। 1 घंटे का 10 रुपए, 2,000 मैन आवर्स काम कर रहे हैं तो मतलब 2,000 इंटू 10 वो अपना अलग से खर्चा। फिर बोला है डीएफजी हैज 4 मशीन एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 22 लाख। ठीक है, मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 10 years with a scrap value of 10% on original cost and depreciation is charged on straight line method। भैया सबसे पहले तो डेटा अपने को फॉर द मंथ बोला है, मतलब डेप्रिसिएशन 1 महीने का चाहिए, तो 22 लाख का कॉस्ट है, माइनस 10% करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 years का लाइफ हो जाएगा। ये तो आएगा डेप्रिसिएशन अपने को, पर ये 1 साल का है। अपन तो 1 ही महीने का बना रहे हैं तो इंटू 1/12 भी करेंगे ही। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सर ये डेप्रिसिएशन जाएगा कहां पे, लिखेंगे कहां पे? अरे बाबू डेप्रिसिएशन कहां, किसका है? मशीन का है। मशीन कहां होती है? मशीन फैक्ट्री में होती है सर, तो फैक्ट्री का कॉस्ट हो गया ना ये, तो दिस विल बिकम फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फिर आगे बोला है द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ आर 45,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। ये बनेगा वापस से जनरल एडमिन, और ये सेल्स ऑफिस स्टाफ का हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 2 कॉस्ट है, एक जनरल एडमिन में जाएगा, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। और फिर बोला है डीएफजी पेज 1,20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर 2,400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रेमाइस। फैक्ट्री प्रेमाइस का बोला मतलब ये खर्चा फैक्ट्री के लिए है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे, बट आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है। द एडमिन एंड सेल्स ऑफिस ऑक्यूपाई 240 स्क्वायर फीट एंड 200 स्क्वायर फीट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइस रिस्पेक्टिवली। मतलब अपने पास एक ही जगह है 2,400 स्क्वायर फीट, उसमें 240 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट है ना ऑफिस और एडमिन है, और बचा हुआ फैक्ट्री है। तो मतलब अपने को ये जो 1,20,000 का खर्चा है ना, ये स्प्लिट करना पड़ेगा। जो फैक्ट्री का है वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ये एडमिन का 240 स्क्वायर फीट गया एडमिन ओवरहेड में, 200 स्क्वायर फीट गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ये तीनों चारों तरीके से है ना सब जगह स्प्लिट हो जाएगा तीनों ओवरहेड्स में। और बोला है फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड बैग। फिनिश्ड बैग का मतलब क्या है? तुम्हारा आउटवर्ड डिलीवरी है। आउटवर्ड डिलीवरी कहां जाएगा? ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मोर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में। प्लीज ध्यान देना, 2 टाइप के फ्रेट होते हैं, एक मटेरियल आने का फ्रेट, मटेरियल आने का फ्रेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड्स जाने का फ्रेट वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। और आगे क्या बोला हुआ है? ड्यूरिंग द मंथ 35 kgs ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग्स आर सोल्ड एट 150 पर kg। अरे बाबू तेरा काम तो बैग बनाने का है, अगर तेरा काम बैग बनाने का है तो फिर उसके हिसाब से कटिंग्स का मतलब क्या हो गया? स्क्रैप। अब स्क्रैप कहां जाएगा? ये जाएगा बॉक्स में। कौन सा लेटर सर? ये जाएगा एस, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस में लिखेंगे। और क्या बोला हुआ है? देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल्स। मतलब डीएमसी में सिर्फ परचेज है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। और बोला है देयर आर 100 बैग्स इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। बैग क्या है अपना बाबू? बैग अपना फिनिश गुड्स है, तो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, मतलब यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड ढूंढना पड़ेगा अपने को, उधर मैंने चोरी नहीं पड़ पाएगी। अब मांगा देख अपने से क्या है? कॉस्ट शीट है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब
ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? ये जो अपन लोग ओवरहेड्स को फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, दिस इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। प्लीज वहां पे कंफ्यूज होना मत। तो अपन लोग जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वही बनानी है, ठीक है। अब शुरुआत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तुमने अगर 2 मीटर लेदर और 1 मीटर कॉटन लेना है तो एक बैग बनना है। तुमने लिया कितना है? तुमने लिया है 2000 मीटर लेदर और 1000 मीटर कॉटन। अगर एक बैग के लिए 2 मीटर लेदर और 1 मीटर कॉटन लगता है तो 2000 और 1000 मीटर में अपने से कितने बैग बन पाएंगे? अपने से बन जाएंगे सर 1000 बैग। अगर एक बैग के लिए 2 मीटर लगता है तो 2000 मीटर में 1000 बैग बन जाएंगे। तो अपने बनेंगे 1000 बैग। और क्वेश्चन ने बोला है कि है ना देयर इज स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ, वो है ना 100 बैग का स्टॉक है। तो मतलब अपन ने बेचा कितना है? 900। तो अपना यूनिट्स प्रोड्यूस 1000, यूनिट सोल्ड है 900। अब जो अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो अपना रेंट का है। रेंट देख 1,20,000 रुपए दे रहे हैं 2400 स्क्वायर फीट का, पर ये 2400 स्क्वायर फीट स्प्लिट हो चुका है इन 240 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट एंड 1960 स्क्वायर फीट। तो इतने स्क्वायर फीट में वो स्प्लिट हो चुका है। तो अपन लोग अपना रेंट भी उसी हिसाब से, उसी रेशियो में, एरिया के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। तो 240, 200 और 1960 स्क्वायर फीट में अपन अपना कॉस्ट स्प्लिट कर देंगे। अब ये क्या होगा? ये हो गया तीनों का रेंट। अब है ना ये तीनों का रेंट अपने अपने रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स में जाएगा। मतलब एडमिन ऑफिस का रेंट जाएगा जनरल एडमिन में, सेल्स ऑफिस का रेंट जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, और फैक्ट्री का रेंट जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। बस ये 2 वर्किंग नोट कि अपन ने कितना बनाया, कितना बेचा, और इसके साथ साथ अपने रेंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इतना करने के बाद है ना अब अपन लोग अपनी कॉस्ट शीट बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। सबसे पहला आइटम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। बट इस बार है ना सर अपने पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो था ही नहीं। तो मतलब यहां पे अपने पास क्या क्या आएगा? अपने पास आएगा यहाँ पे परचेजेस और जो अपने पास फ्रेट है वो। तो परचेजेस और फ्रेट ये वाला कैलकुलेशन अपना बनता है। डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा सर? डायरेक्ट लेबर में वो 2000 मैन आवर्स एट 80 पर आवर वाला जो कैलकुलेशन है वो आ गया। और अपने पास पहली बार डायरेक्ट एक्सपेंस आया है। अपन लोग 10वां या 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली बार डायरेक्ट एक्सपेंस आया है। डायरेक्ट एक्सपेंस 10 रुपीज पर आवर था, 2000 घंटे का 10 रुपए के हिसाब से 20,000 ये आ गई अपनी प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आएगा। 22 लाख की 22 लाख का मशीन है, पर स्क्रैप वैल्यू है 10%, तो -10% कर दिया, डिवाइड बाय 10 ईयर्स, क्योंकि उतना ना लाइफ है। बट वो जो डेप्रिसिएशन आया वो पूरे साल का आया। अपन कॉस्ट शीट बना रहे हैं महीने की, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया। और इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट जो था, ये दोनों ऐड करेंगे तो अपने को फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP अपने पास इस क्वेश्चन में नहीं है, तो वही अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बन गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पार्क्स का नंबर आता है। पार्क्स में अपने पास क्या क्या है? पार्क्स में अपने पास ना प्राइमरी पैकिंग, ना एडमिन, ना रिसर्च, ना क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रैप है। स्क्रैप है 35 kgs ऑफ स्क्रैप, 150 पर केजी पे, तो अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन ने कितने यूनिट्स के लिए किया है? 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अपने को इतना कॉस्ट लगा है, तो उसमें से 100 यूनिट का कॉस्ट क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो अपने को आ जाएगा COGS, जो बेसिकली है कितने यूनिट्स का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज फॉर 900 यूनिट्स। 900 यूनिट का ये हो गया। और जिसके बाद अपन लोग ने जनरल एडमिन भी ऐड करना है। जनरल एडमिन अब आएगा COGS के बाद। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरीज है और एक रेंट है, वो दोनों ऐड कर दो। और फिर मार्केटिंग ओवरहेड में, सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या है? सेलिंग ओवरहेड में सेल्स ऑफिस स्टाफ की सैलरी वो ऐड की, और सेल्स ऑफिस स्टाफ की सैलरीज ऐड की और रेंट ऐड किया। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वो डिलीवरी ऑफ द फिनिश बैग्स वाला जो अमाउंट था वो आ जाएगा, और अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स रेडी हो जाएगा। अपना क्वेश्चन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे रुक जाएगा, क्योंकि अपने पास है ना यहाँ पे इसके आगे अपने पास है ना तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए कुछ दिया है, ना सेल्स दिया है, तो दोनों नहीं हो पाएंगे। अपन लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स पे फाइनली स्टॉप कर देंगे, अपन इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस
दो ही एडजस्टमेंट थे, एक था अपना यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड का, और दूसरा था अपना रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो 1,20,000 शेड स्पेस वाला था। बट इसके अलावा बाकी सब कुछ फेयरली सिंपल। एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ जी सर, तो कर रहे हैं अगला क्वेश्चन चालू। अब ये वाला जो क्वेश्चन है और जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, ये मैं बता दूं, ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का पसंदीदा है, जहां पे वो लोग है ना रिवर्स कैलकुलेशन करवाने बोलते हैं और अपने को कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ढूंढना पड़ता है। तो मटेरियल परचेज का कॉस्ट ढूंढना है, यहाँ पे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब देख क्या बोला हुआ है, XYZ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर September 18। तो रॉ मटेरियल और WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ सितंबर का डिटेल दिया हुआ है। तो 1 सितंबर और लास्ट डे ऑफ सितंबर ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। और क्या बोला है देख, द फर्म इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर अ टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। तो 1 लाख यूनिट का यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है अपने पास, और उसमें है कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये कहां जाएगा? अरे भैया कंज्यूमेबल स्टोर्स तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा ना। यहाँ पे अभी अभी देखा था, अपन लोग वापस से देखेंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स विल गो वेयर? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। उसके बाद अपने पास क्या है, वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो ये जाएगा पार्क्स में, लेटर आर। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, वापस से पार्क्स जाएगा, लेटर क्यू फॉर क्वालिटी कंट्रोल। पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी पर यूनिट ऑफ गुड सोल्ड। तो देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास दो टाइप के पैकिंग होते हैं, एक होता है प्राइमरी पैकिंग, एक होता है सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग में दोनों में फर्क क्या है? तो प्राइमरी पैकिंग है वो जाएगा पार्क्स में, सेकेंडरी पैकिंग जो है वो जाएगा तुम्हारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। तो ये बनेगा S&D का पार्ट। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, यार ये अभी अभी अपन लोग ने किया था पिछले क्वेश्चन में। हायर बोला तो डायरेक्ट एक्सपेंस, लीज बोला तो फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद जनरल एडमिन बोला हुआ है तो वो तो जनरल एडमिन में ही चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने पास S&D में ही जाएगा। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक तो नील है, बट क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट का। 5,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। अब उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। और बोला है डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन रियलाइजेज 61 पर यूनिट। तो अपने पास कुछ यूनिट्स बेकार हो गए, डिफेक्टिव हो गए, वो जाएंगे कहां पे? पार्क्स में जाएंगे। स्क्रैप मिला है अपने को तो पार्क्स में S में चला जाएगा, स्क्रैप में। और उसके बाद है ना, देख क्या बोला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमेशा ही होता है। और उन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। अब है ना, दिस इज ओनली टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएशन के लिए है। क्यों, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। एक सेकेंड, पेज नंबर ओपन कर लेता हूं क्वेश्चन का। हाँ, सो ये क्यों है ना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लोग बोल रहे हैं। अपने पास जो एडमिन दिया हुआ है वो क्या है? जनरल एडमिन। जनरल एडमिन कहां पे आता है? वेयर डू यू फाइंड जनरल एडमिन? COGS के बाद। तो COGS के बाद आएगा तो फिर ऑब्वियसली वो वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर है ही नहीं। वो प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है, तो वो एनीवेज एक्सक्लूडेड है। तो वो वापस बोल के ना सिर्फ तुम्हें ना कंफ्यूज कर रहे हैं, डाउट रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इस चीज से बचना। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 78,26,000। अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज एनीवेज एक्सक्लूडिंग जनरल एडमिन। जनरल एडमिन COGS के बाद लिखा जाता है, तो फिर इसमें ऐसा क्या बड़ा काम हो गया? कुछ भी नहीं है बड़ा काम, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएशन। और बोला है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो भी होगा उसका हाफ होगा डायरेक्ट लेबर। और बोल रहे सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110 पर यूनिट। तो 110 पर यूनिट अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। और मांगा क्या है देख, अपने से वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज मांगा है और कॉस्ट शीट मांगी है। अब ये वाला क्वेश्चन अपन लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख ले। दिस इज अ रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चन। तो ये जो रिवर्स कैलकुलेशन है कैसे काम आएगी? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। अब सबसे पहले तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड की गिनती करेंगे। तो अपने पास देख ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं बोला था।
प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं कितने यूनिट्स का? प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 लाख यूनिट्स का, ठीक है। उसमें से डिफेक्टिव है 4%, मतलब 4,000 यूनिट तो डिफेक्टिव में चले गए। उसके बाद अपने पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है कितना? 5,000 यूनिट का। तो 1 लाख यूनिट बनाया, 5,000 पड़ा है, 4,000 बिगाड़ दिया अपन ने, ठीक है। फॉर वट एवर रीजन वो 4,000 यूनिट बिगड़ गए, तो मतलब यूनिट सोल्ड कितने होंगे? यूनिट सोल्ड होंगे 91,000। 1 लाख में से 5,000 बचे 95,000, बट 4,000 तो भंगार हो गए, तो अपन बेच पाएंगे सिर्फ 91,000 यूनिट्स। ये चीज का ध्यान रखना। अब कभी भी है ना ऐसा मिसिंग फिगर्स या ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन या ऐसा कुछ भी होना, तो हमेशा जो जो आइटम्स हमारे पास कॉस्ट शीट के हैं उन्हें भरना शुरू कर दो, और फिर वेट करो कि वहां से कहां से रिवर्स जा सके। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूं। तो देख यहाँ पे है ना क्या बोला हुआ है, अपन लोग है ना पहले नॉर्मल कॉस्ट शीट के सारे आइटम्स भर देते। तो देख सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसके अलावा अपने पास कुछ है क्या? नहीं है। तो अपने पास है 2,42,000। परचेजेस का फिगर ढूंढ रहे हैं, माइनस क्लोजिंग 2,92,000। ये कितना होगा वो अपने को नहीं पता। डायरेक्ट लेबर उन्होंने बोला हाफ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। अब क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नहीं पता, तो डायरेक्ट लेबर भी नहीं पता चलेगा, तो कोई बात नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस में अपने पास कुछ था क्या? 1 मिनट, मैं साथ में ना क्वेश्चन में मार्क करते जा रहा हूं। नहीं, अपने पास नहीं था, तो यहाँ पे ना डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। प्राइम कॉस्ट वो भी नहीं आ पाएगा क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है? तो अपने पास कंज्यूमेबल स्टोर्स है 3,50,000। उसके बाद अपने पास और कुछ है क्या? हाँ, लीज रेंट है, तो लीज डाल देते हैं 2 लाख की। तो लीज वो है 2 लाख, लीज रेंट है 2 लाख, तो ये 5.5 लाख रुपए अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के साथ अपन लोग क्या करेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग WIP ऐड कर लेंगे। ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है? 2 लाख, सॉरी गलत जगह, 2 लाख, और क्लोजिंग WIP है 5 लाख। तो आ जाएगा अपने पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट, बट ये भी अभी तक अपने पास नहीं है कुछ भी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP को मार्क कर लेते हैं। अब आ गया अपने पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में अपने पास क्या क्या है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट में अपने पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है अपने पास? 2,50,000। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल है 2 लाख, और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, लीज रेंट, पैकिंग कॉस्ट, और स्क्रैप है, सेल और स्क्रैप। स्क्रैप के यूनिट्स कितने हैं? स्क्रैप के यूनिट्स है 4,000। 4,000 यूनिट्स अपने स्क्रैप हो रहे, और उसमें 61 रुपीज पर यूनिट अपने को मिलेगा। तो 4,000 इंटू 61, 2,44,000 ये अपने को मिल गया है। नेगेटिव में लिखेंगे, सो 2,50,000 प्लस 2 लाख माइनस 2,44,000, 2,06,000, ठीक है। तो ये हो गया 2,06,000, और ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर अपन लोग ओपनिंग फिनिश गुड्स तो अपने पास है नहीं, तो वो प्लस होगा नहीं, माइनस द क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 5,000 यूनिट्स, और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज फॉर 91,000 यूनिट्स। क्यों सर 91,000 यूनिट्स? अरे बाबू बेचा 91 ही है ना अपन लोग ने। ये देख, ये रहा 91 ही बेच पाए अपन लोग, सारा का सारा तो बेच ही नहीं पाए क्योंकि 4,000 तो स्क्रैप हो गया। बट अपने पास है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर है विच इज 78,26,000। ये नंबर क्वेश्चन ने दिया है
सीओजीएस के बाद अपन लोग देख लेते हैं अपने पास क्या क्या है। एड जनरल एडमिन होएगा, जनरल एडमिन है 2,24,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चेक कर लेते हैं। तो अपन लोग ने जनरल एडमिन कर लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,13,000, ये भी आ गया। ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स फैक्टर इन कर लिया, डिफेक्टिव फैक्टर इन कर लिया, ये भी फैक्टर इन कर लिया। और कुछ बाकी है क्या? हाँ, सेकेंडरी पैकिंग। तो सेकेंडरी पैकिंग कितना हो जाएगा? हाउ मच वुड बी द सेकेंडरी पैकिंग? वो 2 पर यूनिट है, तो 2 इंटू 91,000, तो 1,82,000 ये हो गया। सो अपन एक काम करेंगे, 2,24,000 प्लस 4,13,000 प्लस 1,82,000, ये 8,19,000 होगा। ठीक है, 8,19,000 प्लस 78,26,000, तो 86,45,000 ये हो जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। सेल्स हो रहा है 110 पर यूनिट पे फॉर 91,000 यूनिट्स। 91,000 यूनिट्स एट 110 पर यूनिट, so 91,000 इंटू 110, 1,10,00,000। 1,10,00,000, तो अपने को यहां से 86,45,000, अपने को 13,65,000 का प्रॉफिट आ गया। ये तो एक पार्ट हुआ, पर अभी तक अपने पास है ना मटेरियल कंज्यूम नहीं आया, पर अब अपन यहां से रिवर्स जा सकते हैं। वो अपनी तो पूरी की पूरी तैयारी बन चुकी है, तो अपन लोग यहां से रिवर्स चलते हैं। अब 78,26,000 91,000 यूनिट्स का कॉस्ट है, तो 5,000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा? उल्टा कर लेते हैं। तो 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000 इंटू 5,000, 4,30,000 ये माइनस होता है। पर अब जब तुम रिवर्स जा रहे हो तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस। तो देख यहां पे 78,26,000 प्लस 4,30,000, 82,56,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर 2,06,000 ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2,06,000, 80,50,000, फिर माइनस 5 लाख है तो प्लस 5 लाख कर लेंगे और माइनस 2 लाख कर लेंगे। ये हो गया 83,50,000। 83,50,000 हो चुका और 5,50,000 ये अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो माइनस कर लेते हैं 5,50,000। तो प्राइम कॉस्ट आ रहा है 78 लाख। बट अब इससे ऊपर कैसे बढ़ेंगे? इससे ऊपर इक्वेशन में बढ़ जाएंगे मेरे भाई। उन्होंने क्या बोला है? डायरेक्ट लेबर हाफ ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो अगर अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अगर x ले लेते हैं तो डायरेक्ट लेबर विल बी 0.5x। सो x प्लस 0.5x इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 78 lakhs. So 1.5x is 78 lakhs. So divided by 1.5, x is 52 lakhs. X क्या है? What is x? X is this डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसका 1 मतलब हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 26 lakhs हो जाएगा अपने पास डायरेक्ट लेबर। और अब अपन लोग है ना ये वाला नंबर कैलकुलेट करेंगे मटेरियल परचेज का, 52 लाख, वो माइनस 292 है तो वो प्लस हो जाएगा प्लस 292, और माइनस 242 करना पड़ेगा तो आ जाएगा 52,50,000। माइक ड्रॉप। अपने में तो पेंसिल ड्रॉप ही होएगा, पर हाँ देख बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत ही बारीकी से तराशा है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से बनाया है इस क्वेश्चन को। अपने पास 78,26,000 था, वहां से रिवर्स जाना था, बहुत शांति से रिवर्स जाना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ना पहला काम जो तुमने करना है वो जो भी एलिमेंट्स दिए हैं वो भर दो, ऑटोमेटिकली है ना वहां से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा।
इट इज एज सिंपल एज दैट, एज बेसिक एज दैट। तो बस इतना ही करना है और तुम्हारा आंसर रेडी है। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ जी सर, तो चालू करें अपना अगला क्वेश्चन। दिस इज द बिग डैडी ऑफ ऑल ऑफ योर स्लॉटिंग क्वेश्चंस। स्लॉटिंग कैटेगरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, द मीनेस्ट द बैडेस्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे। टू गिव यू अ लिटिल पर्सपेक्टिव, काउंट देख कहां तक जा रहा है, 29 तक, और ये देख ये रहा 30th अमाउंट भी है अपने पास। बहुत सारे अमाउंट्स है यहाँ पे, बहुत सारे, बट अपन इसको करेंगे सॉल्व। अब इसे भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, अपन डिस्कस करेंगे। तुम वीडियो पॉज करोगे, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे और फिर वापस आओगे। देख क्या बोला हुआ है। Impact Limited provides you the following details of its expenditures for the year ended 31st of March 2021। तो अपने पास रॉ मटेरियल परचेज है, तो ये जाएगा डीएमसी में। जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। बॉस, कॉम्पोजिशन स्कीम इतना तो तुम भी पढ़ ही चुके हो कि कॉम्पोजिशन स्कीम का जीएसटी जो है उसका क्रेडिट मिलता नहीं है। तो अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली है ना, तुम्हारे लिए वो कॉस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये बोला होता कि रजिस्टर्ड बायर से डीलर से लिया है, तुम भी रजिस्टर्ड हो, आईटीसी अवेलेबल है, ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऑटोमेटिकली इसका जीएसटी का आईटीसी मिलता, और अगर आईटीसी मिलता तो फिर तुम्हें इसका कॉस्ट नहीं लगता, पर अब तुम्हें इसका कॉस्ट लगेगा। तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ डीएमसी। फ्रेट इनवर्ट्स का क्या है? फ्रेट इनवर्ट्स क्या आएगा? ये भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से। फिर ये तो सारे के सारे आइटम्स हो गए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के, तो ये हो गए साइड। उसके बाद वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स कहां जाएगा? दिस विल बी डायरेक्ट लेबर। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज पीएफ एंड ईएसआई, ये भी पार्ट है डायरेक्ट लेबर का। और इस बार ही देख क्या बोला हुआ है, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। अपने पास पिछले क्वेश्चन में देख क्या था, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ। तो सेल्स स्टाफ का बोनस था तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पर यहां पे अपने पास कौन सा बोनस है? अपने पास फैक्ट्री वर्कर्स का बोनस है, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा वापस से डायरेक्ट लेबर में ही। फिर फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, ये तो अपने को पता है डायरेक्ट एक्सपेंस है। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। जॉब चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी लास्ट क्वेश्चन में देखा था। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक बार वापस आके चेक कर लो कहां पर आता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम। स्टोर्स एंड स्पेयर्स है ये रहा फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, तो ये भी जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस में। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस बिल्डिंग का जाएगा जनरल एडमिन, और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन वापस जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अब एक बात समझे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को जानता हूं, मेरा एक सजेशन रहेगा कि अपन लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टैली मार्क्स बना ले। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, कहीं ना कहीं गुम होने का चांसेस हमेशा रहेगा, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि है ना, तुम हमेशा इसमें टैली मार्क्स बना लो इतने लंबे क्वेश्चन में। अब देख, अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए 3 और एडमिन हो गया है 1, जनरल एडमिन। फिर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कहाँ काम कर रहा है? फैक्ट्री में, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहां जाएगा? दिस विल अगेन गो फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस का खर्चा है, तो ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक और टैली मार्क। व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये जाएगा जनरल एडमिन में। सर जनरल एडमिन में क्यों भेज रहे हो? अरे डायरेक्टर का काम क्या, एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो उसके रिलेटेड जो भी खर्चा हो सब जनरल एडमिन, खत्म। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो ये प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम वापस फैक्ट्री ओवरहेड में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी चेक एक्टिविटीज, तो ये आएगा पार्क्स में।
ठीक है, तो ये क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल एक ही बात। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट, ये भी पार्क्स में, ये कौन सा लेटर आर। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो ये एडमिन है, रिलेटेड टू फैक्ट्री मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये जाएगा वापस से पार्क्स में विद द लेटर ए। ठीक है, फिर सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, अब अपने पास कौन कौन से मैनेजर है, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, ये भी अच्छा सैलरी है, मैनेजर का सैलरी है मतलब जनरल एडमिन, बट ये जनरल एडमिन है ना, दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये वापस से वापस पार्क्स में ही आएगा। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन इस बार दो है अपने पास, दो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। फाइनेंस एंड अकाउंट्स आएगा जनरल एडमिन में, तो जनरल एडमिन में एक टैली मार्क डाल रहा हूं। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जाएगा मैनेजर का सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक और टैली मार्क। फिर सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये तो ऑब्वियसली जनरल एडमिन में ही है, ये आ गया जनरल एडमिन में। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, तो ये प्राइमरी पैकिंग हो गया, तो ये पार्क्स हो गया। फिर फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक टैली मार्क ऐड कर रहा हूं। फिर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, वो अमाउंट एक्चुअली 3,50,000 इधर है, ये यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया मेरे यहाँ से, माय बैड। बट इसमें है ना एक छोटा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कैसे हो गया क्या हो गया वो अपन लोग समझेंगे। इसको अपन को लिखना है आफ्टर सीओएस। फिर फी पेड टू ऑडिटर है, ये इसके ऊपर वापस आ रहा है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस में। फी पेड टू ऑडिटर, लीगल एडवाइजर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीनों जनरल एडमिन है, तो यहाँ पे मैं तीन जनरल एडमिन, एक दो और तीन जनरल एडमिन मार्क कर रहा हूं। फिर परफॉर्मेंस पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, तो सेल्स रिलेटेड खर्चा है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, तो वापस से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, ये भी वापस से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स ये हुए तीनों, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये वापस से अपना पार्क्स हो गया, बट इस बार लेटर एस, सेल ऑफ स्क्रैप से। ठीक है, और बोला है फ्रॉम दी अबाउ प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। नाउ एक बार टैली मार्क्स चेक कर लो, मेरे हिसाब से 7 फैक्ट्री ओवरहेड है, 7 एडमिन है और 5 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब शांति से अपनी कॉस्ट शीट बनाओ और वीडियो को कर लो यहाँ पे पॉज, कॉस्ट शीट बनाओ और फिर आओ चेक करने। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा पहला आंसर राइट है, प्राइम कॉस्ट 5,35,44,600। इसके बाद अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने, फैक्ट्री ओवरहेड होने थे 7 ऐड, एक मिनट चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये हो गए। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग, नेट फैक्ट्री कॉस्ट चेक कर लो। देखिए ये सब है ना, ऑनेस्टली माय ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक इज ओनली वन, मेरा ऑब्जेक्टिव और गोल एक ही है कि है ना तुम कोई भी क्वेश्चन से वंचित नहीं रह जाओ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, फिर ऐड करके दिखाऊंगा, इतने बेवकूफ तो हो नहीं ना यार तुम, इतना तो तुम्हें आता है ऑलरेडी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इनसाइट, कैसे टैकल करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, कैसे तैयार करना है, वो अपना गोल है और अपन पूरा टाइम उसमें डालने वाले हैं। ठीक है ना, तो आगे अपने पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट इसके बाद पार्क्स ऐड करेंगे। अपने पास सारे एलिमेंट्स है पार्क्स के और 2 एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो देख P आ गया, A आ गया, 2 R Q और S, सेल और स्क्रैप, तो ये सेल और स्क्रैप ये एक ही जगह माइनस किया, दूसरी जगह भी, तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आज ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लगेगा अपने को। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है ना अपने पास वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है, और आ जाएगा COGS। COGS है ना यहाँ पे अपने पास आ चुका है COGS। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जनरल एडमिन, जनरल एडमिन अपने पास 7 थे, तो 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 जनरल एडमिन और 5 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थे, 1 2 3 4
और ये 5 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ नाउ वंस यू गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेगुलर कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद तुमने इंटरेस्ट ऐड कर देना है और उसको वापस से कॉस्ट ऑफ सेल्स बना लेना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बना लेना है, दैट इज व्हाट इज ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा एंड दैट इज ऑल। तो इधर तक अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आई एम रियली प्राउड तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। एग्जाम में एज इट इज आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इफ यू आर डन विद द बिग डैडी तो छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें से ही बन के आएंगे ना बॉस, इसलिए द बिग क्वेश्चन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। हाँ जी सर, तो चालू कर रहे हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 17। पर उससे पहले जरा सा बता दूं, ये वाला जो सेक्शन है ये है अपने एडिशनल क्वेश्चंस की सीरीज। अब ये एडिशनल क्वेश्चंस क्या है सर? सो अपन लोग ने पूरा बेस बिल्ड किया है, पूरी टाइप, पूरे कैटेगरी, लीनियर प्रोग्रेशन, धीरे धीरे डिफिकल्ट होने वाले क्वेश्चंस को समराइज किया क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में कॉशीट के चैप्टर में। बट देर आर सम क्वेश्चंस अब जो तुम्हें रैंडम बेसिस पे प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे तुम्हारा स्किल एनहांस हो, तुम्हारे शार्पनिंग हो और तुम्हें बेटर एनालाइज करने में हेल्प मिले। क्योंकि देख, जब तुम पढ़ रहे हो तब है ना ये प्रोग्रेशन में पढ़ना बहुत जरूरी है, बट जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब इसे रैंडम भी प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन में आए कि कब क्या कैसे होना है। सो विच इज वाई अब मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एकदम है ना प्रोग्रेशन में डाले। 17 से लेके आई थिंक 24 तक कुछ है, तो वो जो साधारण क्वेश्चन है वो एकदम रैंडम है, ताकि अब तुम अपनी प्रैक्टिस उस तरीके से कर सको। सो दैट इज व्हाट इज द एडिशनल क्वेश्चन फॉर यू। और उसमें है क्वेश्चन नंबर 17, अपना पहला क्वेश्चन। आजा देख लेते हैं बोला क्या है। देख, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023। तो अपने पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस है और फ्रेट इनवर्ट्स भी है। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस विल बी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस पेड है और उसके इमीडिएट नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है। तो डायरेक्ट वेजेस पेड और आउटस्टैंडिंग तो डायरेक्ट वेजेस में ही जाएगा। देख बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुमने पे करा है कि नहीं करा है, आगे करने वाले हो, अगर वो तुम्हारे लिए कॉस्ट है तो उसे कॉस्ट शीट में आना पड़ेगा। सो वो चीज को ध्यान में रखते हुए आउटस्टैंडिंग भी आएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफ कोर्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग है वो अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बहुत जरूरी, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ये बनेगा अपना पार्क्स का हिस्सा, जहां पे ए इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है अपने पास। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। फिनिश स्टॉक है अपने पास, ओपनिंग फिनिश गुड्स है 1320 यूनिट्स और उनकी वैल्यू है 6,08,500। और उसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। बॉस देख, अपन ने पहले भी डिसाइड करा हुआ है, देखा हुआ है कि अपने पास दो टाइप के स्क्रैप होते हैं, एक होता है मटेरियल स्क्रैप और एक होता है परचेज करके जो मटेरियल प्रोसेस किया है उसका स्क्रैप। तो यहाँ पे ना ये प्रोसेस का स्क्रैप नहीं है, मटेरियल का ही स्क्रैप है, इसलिए इसको मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा। आगे आगे देख क्या बोला हुआ है। द फर्म प्रोड्यूस 14,350 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अपना प्रोडक्शन हो गया। The stock of finished goods at the end of the year is valued at cost of production। अरे नहीं भी बोला होता तो भी करते तो यही ना मेरे भाई, तो इसके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। और बोला है द फर्म सोल्ड 14,903 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 579 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। तो अपन लोग को सेल्स के यूनिट्स और उनका सेलिंग प्राइस दे दिया है और अपने से मांगा है कॉस्ट शीट। अब हमेशा ध्यान रखना, यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड हमारा परम कर्तव्य है। कॉस्ट शीट में जब तक ये नहीं है तब तक आगे बढ़ना नहीं है, नहीं तो निमित सर अंडर से मारेंगे अगर कॉस्ट यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड कॉस्ट शीट में नहीं लिखा तो अब आजा सबसे पहला काम करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड ढूंढेंगे। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दे दिए, प्रोडक्शन के यूनिट्स दे दिए और सोल्ड के यूनिट्स दे दिए, तो अपने को बैलेंसिंग फिगर मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। अब है ना, आंसर देखने से पहले चोर जा,
वीडियो कर पॉज और अपने आप सॉल्व कर। ये कॉस्ट शीट तेरे से बहुत आसानी से बनेगी। आंसर चेक करने के लिए आप फील गुड लेके आ कि मेरे को तो आता है। आजा, बेसिक, बहुत बेसिक कॉस्ट शीट है। तो अपन ने ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज सोल्ड में सारी डिटेल्स डाली, अपने को क्लोजिंग पेंडिंग मिला। अब वो मिल गया। आ जाते हैं आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पे। अब इसमें क्या क्या है? ओपनिंग है, परचेज है, माइनस क्लोजिंग है, और उसके साथ साथ अपन लोग ने है ना कैरेज इनवर्ट्स भी इंक्लूड करना है, और सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल्स है। डायरेक्ट वेजेस में है ना, डायरेक्ट वेजेस पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों आएंगे। और क्योंकि अपने पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था तो अपन लोग इसी को प्राइम कॉस्ट बुला लेंगे। इस प्राइम कॉस्ट के बाद अपन लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 20% ऑन प्राइम कॉस्ट है, तो ये 20% ऑन प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अपने पास दोनों है, तो अपने को मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इस नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन था, अपने पास स्पार्क्स का एक ही आइटम था, तो अपन लोग वो ऐड करेंगे और अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज फॉर 14,350 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक 1320 यूनिट, 6,08,500 उसका वैल्यू दे रखा था। अपने को है ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है, और आ जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज 14,903 यूनिट्स के लिए एट 74,02,000 रुपीज। बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नो फैंसी वर्क। और अब इसके बाद अपने पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जनरल एडमिन, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। जनरल एडमिन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो वो वहां से निकल गया। और इसके अलावा में अपने पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक खर्चा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, 16 रुपए पर यूनिट इंटू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 14,903। ये आ गई अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेंस। और इसके बाद अपने पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपन लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट टू गेट सेल्स, क्योंकि अपने पास सेल्स ऑलरेडी है 14,903 एट 579, तो अपने पास बचा हुआ नंबर जो होगा दैट विल बिकम योर प्रॉफिट। एंड दैट इज ऑल इन दिस क्वेश्चन। बहुत बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सून। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बहुत बेसिक और प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लॉस भी है। देख क्या बोला हुआ है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट VD100 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। तो गुड यूनिट्स प्रोड्यूस आर 12,600। ये दिमाग करेंगे सब लोग, जरूरी है। गुड यूनिट्स आर 12,600, यूनिट सोल्ड आर 11,800। मतलब तुमने बनाए 12,600 गुड यूनिट्स और उसमें से 11,800 बेचा है, मतलब 800 अभी भी तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। डायरेक्ट वेजेस दिया है, एडमिन ओवरहेड दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, और बोला है ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल जी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जी 72 पर kg। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जी इज 72 रुपीज kg। एक फिनिश गुड्स को 2 किलो जी लगेगा। और बोला है 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज बीन स्क्रैप्ड एज बैड एंड वेजेस 45 पर यूनिट। सो देख, अगर तुम लोग 100 का प्रोडक्शन करोगे ना, तो 10% के हिसाब से 10 बुरे हो जाएंगे, तो 10 खराब और 90 इज गुड आउटपुट। अब अपन लोग को आउटपुट, गुड आउटपुट कितना आया? 12,600, विच मीन्स अपन ने प्रोडक्शन कितना करा होगा। इफ 12,600 इज 90%, 14,000 यूनिट्स जो है वो होएगा अपना गुड प्रोडक्शन, यानी गुड आउटपुट, सॉरी ग्रॉस आउटपुट। गुड आउटपुट तो 12,600 ही है। अब ये जो बचे हुए 1,400 यूनिट है, ये क्या हो गए? ये बैड हो गए, ये डिफेक्टिव हो गए, और इसका अपने को मिला 45 पर यूनिट। दैट इज बेसिकली द अमाउंट दैट यू आर मेकिंग एज स्क्रैप। तो ये चला जाएगा पार्क्स में, सेल ऑफ स्क्रैप के नाम पे। और उसके बाद बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेस। ठीक है, वेजेस है अपने पास दिया हुआ, 80% ऑफ दैट वो अपन लोग को ले लेना है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 54 पर यूनिट। S&D दे दिया है 54 पर यूनिट का। और बोला देयर आर नो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और WIP। बहुत सिंपल कर दिया।
मांगा देख क्या है, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन। देख, सबसे पहले अपन कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उसमें से लॉस होएगा और आउटपुट आएगा, जो अभी अपन लोग ने डिस्कस किया था। अगर तुम 100 यूनिट्स इनपुट करोगे, 10 यूनिट तुम्हारे लॉस हो जाएंगे और 12,600 यूनिट, सॉरी 90 यूनिट्स तुम्हारे गुड आउटपुट हो जाएंगे। सो 100 इनपुट 10 लॉस 90 आउटपुट, ये रहा। 100 इनपुट करेंगे, 10 लॉस होएगा, 90 आउटपुट आएगा। अपने को गुड आउटपुट आया 12,600, तो अपन ने प्रोडक्शन किया कितना, 14,000। अब सर ये जरूरी क्यों है? अरे क्योंकि बाबू यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड पता होना चाहिए। अपन लोग बार बार अपन लोग यही करते आ रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड चाहिए। यूनिट्स प्रोड्यूस कितना मानेंगे, 14,000। यूनिट सोल्ड कितना मानेंगे, यूनिट सोल्ड मानेंगे 11,800 जो दिया हुआ है। अब एक और चीज लिंक्ड है इस यूनिट्स प्रोड्यूस से। देख उन्होंने क्या बोला हुआ है, 1 किलो, एक फिनिश गुड्स के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। एक फिनिश गुड्स के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। तुमने बनाए कितने फिनिश गुड्स है, तुमने बनाए हैं 14,000 फिनिश गुड्स, और उसके लिए अपने को कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा, 28,000 केजीज। अब ये जो 28,000 केजीज है, ये तुम लोग लेके आओगे 72 पर केजी के रेट के हिसाब से, तो तुम्हें मिलेगा मटेरियल का कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर अपन लोग को क्वेश्चन ने दे रखा था 8,82,000, तो वो अपने पास ऑलरेडी है। आ गया अपने पास प्राइम कॉस्ट, क्योंकि अपने पास कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वंस यू हैव द प्राइम कॉस्ट, उसके बाद अपन लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, 80% ऑफ वेजेस, और अपने को आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ग्रॉस और नेट यहां पे सेम होगा। और एक बार नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, पार्क्स करेंगे। पार्क्स में अपने पास एक ही एलिमेंट है, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप हुआ कितना, 14,000 यूनिट्स बनाया, 12,600 यूनिट्स अपन लोग ने खाली कर दिया है। उतना ही बना पाए हैं अपन लोग गुड यूनिट्स। सो 14,000 में से सिर्फ 12,600 यूनिट्स अपने से बने हैं। मतलब ये जो बचे हुए 1,400 यूनिट्स है ना, ये बचे हुए 1,400 यूनिट स्क्रैप हो गए। तो अब इसके लिए अपने को क्या मिलेगा, अपने को स्क्रैप मिलेगा 1,400 यूनिट्स का एट 45। तो ये 1,400 यूनिट्स एक्चुअली अपने स्क्रैप हो गए, इसका स्क्रैप मिला। तो अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी कंसिडर्ड फॉर 12,600 यूनिट्स। बहुत ज्यादा जरूरी। अपन ने 14,000 इनपुट करे थे, बट उसमें से 1,400 यूनिट तो अपने स्क्रैप हो गए, अपने पास 12,600 ही बचे हैं। 12,600 यूनिट जो अपने पास बचे हैं ना, उसका कॉस्ट आ रहा है 35,40,000। अपन लोग ने बेचा है 11,800, 11,800 इज व्हाट वी हैव सोल्ड। तो द डिफरेंस इज बेसिकली और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है ना, अपने उतने के उतने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आएंगे, एंड देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होएगा, जनरल एडमिन ऐड होएगा। जनरल एडमिन अपने को 4,72,000 दिया है। क्यों सर ये जनरल एडमिन है? अरे भाई मेरे कुछ बोला ही नहीं था, तो अगर कुछ नहीं बोला होता है तो जनरल एडमिन ही तो अज्यूम करते हैं। तो वो आ गया 4,72,000 जितना। अब 4,72,000 जनरल एडमिन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपन लोग ने 54 पर यूनिट के हिसाब से फॉर 11,800 यूनिट्स अपने को आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। सेल्स अपने पास है ना 416 पर यूनिट के हिसाब से है, 416 रुपए पर यूनिट इंटू 11,800 यूनिट, और अपने पास सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, अपने पास आ गया प्रॉफिट। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। ऐसा है ना, अपन ने कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी करना है या किया है, अगर जैसे तुमने देखा हो या नहीं हो उसके हिसाब से, बट वी हैव समथिंग सिमिलर टू दिस इन दैट एज वेल। सो काइंड ऑफ अ क्रॉस बिटवीन द टू चैप्टर्स, बट वेरी वेरी सिंपल एज अ क्वेश्चन। दिस एंड्स हियर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। हाँ जी सर, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, नया इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट फटाफट से देखेंगे। The following information is available from HN Manufacturing Limited for the month of April 2023. So, opening and closing inventory data दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2,500 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास नहीं बताया है।
रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग और WIP का ओपनिंग क्लोजिंग। सो बेसिकली अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग सब है, अपने को है ना फिनिश गुड्स का ढूंढना पड़ेगा। तो वापस यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड। अदर डेटा में रॉ मटेरियल परचेज है, कैरेज इनवर्ड। रॉ मटेरियल परचेज कहां जाएगा सर? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तो याद हो गया होगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस पेड, ये डायरेक्ट लेबर में जाएगा। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, अपन रॉयल्टी बहुत बार कर चुके हैं, भूल गए हो तो देख लो, यहां पे है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कहां पे है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो रॉयल्टी आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्पेशल डिजाइन मोल्ड एंड पैटर्न्स, एस्टिमेटेड लाइफ इज 12 प्रोडक्शन साइकिल्स। अब मोल्ड और पैटर्न कहां पर है वो देख लेते हैं। मोल्ड और पैटर्न है यहां पे, मोल्ड पैटर्न पेटेंट, मतलब अगेन अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सो दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बट ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना अपने पास, इसमें बोला है कि ये वैलिड है 12 प्रोडक्शन साइकिल्स के लिए। सो मतलब दिस विल गो ऑन फॉर 12 प्रोडक्शन साइकिल्स एट 1,53,600। तो मतलब ये 153,600 जो है ये 12 साइकिल्स के लिए एप्लीकेबल है। अपन लोग को तो शायद एक ही साइकिल करना पड़ेगा, या कितना साइकिल्स करना है वो देखेंगे, बट दिस विल बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर फ्यूल एंड हॉलेज फैक्ट्री बोला है, पर पावर एंड फ्यूल कहां जाता है? पावर एंड फ्यूल जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। प्लीज कंफ्यूज होना मत, पावर एंड फ्यूल इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो आएगा ये है पार्क्स। प्राइमरी पैकिंग अगेन पार्क्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, मतलब ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम पार्ट ऑफ जनरल एडमिन। एंड सैलरी एंड वेजेस फॉर सुपरवाइजर एंड फोरमैन। सुपरवाइजर और फोरमैन कहां होते हैं? दोनों जने फैक्ट्री में होते हैं, और ये इनडायरेक्ट लेबर है तो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अब आगे बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट 8.05। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1,52,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, 152,600 was sold। तो देख, अगर बेसिक अपन लोग ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज सोल्ड करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक 2,500 यूनिट बोला है, फिर प्रोडक्शन हुआ है 1,52,000, सेल्स है 1,52,600 का। तो अपने पास क्लोजिंग कितना है? 2,500 प्लस 1,52,000 माइनस 152,600, 1900। So we have a closing stock of 1,900 units, उसको अपने को फैक्टर इन करना है। और आगे देख क्या बोला हुआ है? द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड फॉर द रेलेवेंट मंथ्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे भैया वही तो करते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, तो मतलब वही तो हो रहा है। वी आर फॉलोइंग फीफो, क्वेश्चन ने भी वही बोला है दैट यू हैव टू फॉलो फीफो, तो सब कुछ सेम ही है, नथिंग डिफरेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर चार्ज एट 20 पैसा पर यूनिट, तो 20 पैसा फॉर 1,52,600 यूनिट्स के लिए, ठीक है ना। और क्या बोला है? अज्यूम दैट वन प्रोडक्शन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ में वन प्रोडक्शन साइकिल अपन लोग ये बना रहे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब इट इज फॉर 1 मंथ। तो अपन लोग को यहाँ पे है ना, ये जो 12 प्रोडक्शन साइकिल है उसमें से एक ही साइकिल का कॉस्ट लेना है, तो 153,600 विल बी डिवाइडेड बाय 12। और देख बोला क्या है, सॉरी, you are required to prepare a cost sheet for the month ended on 30th April, showing the various elements of cost, raw material, prime cost, factory, cost of production, COGS, COS, सब कुछ, and the selling price per unit if the profit is 20% on sales। तो अपन लोग लास्ट में ना बस वो ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, अपने को आंसर आ जाएगा। अब ये इतना बेसिक कॉस्ट शीट है ना कि मैं चाहता हूं कि तुम पहले इसे सॉल्व करो, इसे ट्राई करो, और उसके बाद आके आंसर चेक करना। वेरी वेरी सिंपल है ना बेसिक कॉस्ट शीट, सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। देख, अपन लोग ने ये काम तो पहले ही कर लिया था, सॉरी, हाँ, ये काम तो पहले ही कर लिया था। 152,600 अपना
क्या है, सेल्स है 1,52,000 अपन ने प्रोडक्शन करा है, 2,500 ओपनिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,900 यूनिट्स इतना अपने को मिल गया है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल में देख अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज है और क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज और क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया अपना डीएमसी। फिर डायरेक्ट लेबर जो है ना, डायरेक्ट लेबर वो है ना अपन लोग के पास यहाँ पे ऑलरेडी है, डायरेक्ट लेबर अपने पास दिया हुआ है, तो वो अपन लोग ऐड कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देख क्या क्या है, अपने पास रॉयल्टी है, फिर अपने पास मोल्ड है 153,600 है, बट दैट इज डिवाइडेड बाय 12, वो 12 साइकिल चलेगा, एक महीने में एक साइकिल होता है, तो डिवाइड बाय 12। और उसके बाद अपने पास पावर वाला जो कॉस्ट है, पावर एंड फ्यूल, वो भी आ गया, तो अपने पास आ गए डायरेक्ट एक्सपेंस। वंस दैट इज डन, एक बार वो हो गया तो अपने को मिल गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अपन लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में अपने पास सिर्फ एक ही है, जो अपना वो वेजेस टू सुपरवाइजर एंड फोरमैन है, तो आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अपने पास ऑलरेडी है, तो आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो वो जो भी नंबर्स दिए हुए वो डाल दो, आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पार्क्स में अपने पास दो आइटम्स है, एडमिन रिलेटेड, नहीं सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी पैकिंग, तो वो डाल दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग। आगे अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस प्रोडक्शन कॉस्ट इज फॉर 1,52,000 यूनिट्स जो बनाए हैं, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2,500 यूनिट्स, इसकी वैल्यू क्या है 8.05, लेस द क्लोजिंग स्टॉक, लेस द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 1,900, इसे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और कर लेंगे सॉल्व, तो अपने को आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 152,600 और अमाउंट आ गया। एक बार 152,600 सीओजीएस मिल गया, फिर क्या था, फिर अपन लोग ऐड करेंगे जनरल एडमिन, एक ही है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वाला, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 20 पैसे बोला है, तो 0.2 इंटू 152,600 अपन ने जनरल एडमिन और एसएनडी ऐड करके आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद यार क्या करेंगे, अपन को बोला है कि प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन सेल्स जितना, तो अपन लोग ने सेल्स को 100 मान लिया, प्रॉफिट को 20, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 80। तो यहां पे अपन लोग ये सिचुएशन यूज कर लेंगे दैट द प्रॉफिट, हमेशा ध्यान रखना, बार बार बोलते आ रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं कि प्रॉफिट है ना, जिसका भी परसेंटेज है उसे 100 मान लो। तो अगर प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 मान लो, प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो सेल्स को 100 मान लो। तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बोला हुआ है, तो सेल्स को अपन लोग मान रहे हैं 100, प्रॉफिट है 20, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80। और फिर क्या था सर, एक बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई, अपना आ जाएगा आंसर। यहां पे ये आंसर आने के बाद बस फाइनली डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट से जो बेचे हैं वो। सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे हो, सेलिंग प्राइस इज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव सोल्ड, तो सोल्ड यूनिट से डिवाइड होगा, प्रोडक्शन यूनिट से नहीं मेरे भाई, ये सेल्स है, सेल्स तो जो यूनिट्स बेचेंगे उसके ऊपर होगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड अपन लोग डिवाइड करेंगे 152,600 से, और आ गया अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बहुत बहुत सिंपल, आई एम श्योर तुझे भी आंसर आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, डू अमेजिंग, कीप डूइंग अमेजिंग। ये क्वेश्चन हुआ खत्म, मिलता है अगले में। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन चालू करें, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये ना अपने पहले से क्वेश्चन से मैच होता है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है इस क्वेश्चन में। देख क्या बोला हुआ है, XYZ Limited is engaged in the manufacturing of toys. It can produce 4,20,000 toys at 70% capacity on a per annum basis. तो यहां से अपने को कैपेसिटी का अंदाजा लग जाएगा कि अगर 70% 4,20,000 है तो 100% कितना होगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। अपने को मिल जाएगा वो, सोल्यूशन क्या करेंगे। और बोला है कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस for the financial year 2021. It has provided the following information. सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया 60 रुपए पर यूनिट है, 60 पर यूनिट। द डायरेक्ट लेबर इज 30 पर यूनिट, एंड फॉर इनडायरेक्ट ओवरहेड्स यू हैव फिक्स्ड एट 65,50,000। वेरिएबल 15 रुपए पर यूनिट है, और सेमी वेरिएबल ये अपन लोग ने पहले भी देखा हुआ है, सेमी वेरिएबल 5 लाख अप टू 60% कैपेसिटी, 50,000 for every 5% increase in capacity or part thereof
up to 80%, and thereafter 75% for every 10% increase in capacity or part thereof. तो यहां पे देख क्या सिचुएशन बनेगी, थोड़ा सा ये समझते हैं. तो अप टू 60% अपने को देना है 5 लाख. 61% स्लैब, देख स्लैब बोला है एवरी 5%. सो 61, 62, 63, 64, 65. तो 65% तक you will have to pay 5.5 lakhs. 66% से लेके 70% तक और 50,000 बढ़ाने पड़ेंगे, तो 5.5 प्लस 50,000 6 लाख. 71% से लेके 75% तक 6.5 lakhs. 76% से लेके 80% तक 7 lakhs. उसके बाद 80% के बाद 81 to 90% अपने को देना पड़ेगा कितना. अब 10% का स्लैब चेंज है और अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है वो है 75,000. तो ये हो जाएगा 7.75 lakhs. 91% से लेके 100% तक 7.75 lakhs तो देना ही था, प्लस 75% इंक्रीज करेंगे तो 8.5 lakhs. तो ये है अपना रेकनर. 60% तक 5 लाख देना है, फिर हर 5% के स्लैब पे 50-50 हजार रुपए बढ़ाने हैं, एंड वो जाएगा 80% तक. फिर 80 to 90% और फिर 90 to 100% अपन को 75,000 रेज करना है. सो दैट इज व्हाट इज आवर कैलकुलेशन. तो ये मैं सॉरी मैं ना यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, अपने को सोल्यूशन में काम आएगा. ठीक है. और बोला है कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs फॉर द ईयर. Company has planned that the factory will operate at 50% capacity for the first 6 months, 75% capacity for the next 3 months, and the balance 3 months the company will run at full capacity. वेरी नाइस. 3 अलग अलग स्लैब्स है. अभी तक अपने पास है ना 3 महीने 9 महीने के 2 ही स्लैब्स है कि 3 महीने में इतना प्रोडक्शन, 9 महीने में इतना प्रोडक्शन एंड सो ऑन. बट इस बार वी हैव 3 स्लैब्स, तो अपन लोग उसको एक स्लैब और बढ़ा के डाल देंगे. अब देख मांगा क्या है. एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच टॉय शुड बी सोल्ड टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट. डिजायर्ड प्रॉफिट अपने को ऑलरेडी बता दिया है कि 25 लाख रुपए कमाने. अब इसको है ना अपन लोग कैसे देखेंगे. सबसे पहला काम तो होगा अपने को यूनिट्स फाइंड करना पड़ेगा. अब अपने को जो यूनिट्स दिए हैं 4,20,000, दैट इज एट 70% कैपेसिटी. 4,20,000 इज एट 70%. तो 100% कैपेसिटी पे कितना होगा. 100% कैपेसिटी पे कितना होगा. अगर 4,20,000 70% पे तो 100% पे 6 लाख बन जाएगा. तो 6 लाख यूनिट अपनी फुल कैपेसिटी होगी. अब ये जो 6 लाख यूनिट है फुल कैपेसिटी, उसमें से अपन लोग पहले 6 महीने के लिए सिर्फ 50% कैपेसिटी पे काम करने वाले. तो 6 lakhs का 50% कैपेसिटी, बट दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 6 months. तो ये हो रहा है 1.5 लाख यूनिट. फिर अगले 3 महीने अपन लोग काम करेंगे 75% पे. तो 6 लाख का 75% वो पूरे साल की कैपेसिटी हो गई, बट अपन उसमें से सिर्फ 3 महीने यूज करने वाले. तो 3/12 ये आ गया अपने पास 1,12,500 यूनिट्स. और उसके बाद 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे. 6 लाख इज एट 100% फॉर द होल ईयर, पर अपन लोग सिर्फ 3 ही महीना काम करने वाले. तो 1.5 लाख यूनिट वो भी, और अमाउंट हो जाएगा 4,12,500 यूनिट्स. मतलब पूरे साल में 4,12,500 यूनिट्स. दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू विल बी डूइंग. इतने यूनिट्स अपन लोग प्रोड्यूस करेंगे. अब यूनिट्स तो पता चल गए सर. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन. अगली चीज अपने को क्या करनी है. अगली चीज अपने को करनी है द सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्लैब्स थे. अब मैं ना पहले है ना वो स्लैब्स को यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे एक बार कॉपी कर ले रहा हूं जो अपन लोग ने डिस्कस किया है ऑलरेडी. ठीक है. तो अब इन स्लैब्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये स्लैब्स की कहानी, पहले 6 महीने तक अपन लोग 60% पे भी नहीं कर रहे हैं, उससे कम में कर रहे हैं, 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. अब अगर तुम अप टू 60% हो तो तुम्हें क्या देना है 5 लाख. बट ये 5 लाख जो देने हैं ना, दैट इज फॉर द ईयर, दैट इज फॉर द इंटायर ईयर. तो पूरे साल का है ना उतना अमाउंट बन रहा है. वो जैसे वो होता है ना पूरे साल का है 6 लाख रुपए. अब सॉरी 5 लाख रुपए पूरे साल का है. तो 6 महीने का कितना.
उसके बाद अपन लोग अगला 3 महीना 75% पे काम कर रहे हैं। बॉस 75% वाला स्लैब ये रहा, अपने को देना पड़ेगा 6,50,000। तो 6,50,000 अपन लोग देंगे पर एनम, बट फॉर ओनली 3 मंथ्स, 3 ही महीने के लिए ये करना है। तो ये आ गया 3 महीने का 6.5 लाख। और नेक्स्ट 3 मंथ्स अपन लोग 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो 100% कैपेसिटी पे 8.5 लाख होता है। तो 8.5 लाख इज फॉर द होल ईयर। 3 महीने के लिए कितना होगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। और ऐसे करके अपना बन जाएगा तीनों स्लैब्स का सेमी वेरिएबल ओवरहेड, विच कम्स टू 6,25,000। अब है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है बॉस। अब है ना अपने पास कुछ नहीं है देने के लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, 60 पर यूनिट, 30 पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया, अपना आंसर वही बन जाएगा अपना प्राइम कॉस्ट। और उन्होंने इनडायरेक्ट कॉस्ट में है ना सिर्फ एक अपने पास फैक्ट्री एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ब्रेकडाउन है ना वो नहीं दिया है। तो अपन लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, जैसे उन्होंने वर्डिंग्स दिए फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, अपन भी उतनी ही दे देते। तो फिक्स तो 65,50,000 वो तो एज इट इज रहेगा, उसे तो कोई चेंज होना नहीं है। बट वेरिएबल में ना 15 पर यूनिट इंटू 4,12,500 जो नंबर ऑफ यूनिट्स तुम कर रहे थे वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे अमाउंट। और उसके बाद लास्ट में सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए अपन ने ना यहाँ पे वर्किंग नोट में फाइंड कर लिया कि अमाउंट कितना बनता है। वो सब करने के बाद अपने को सीधा का सीधा वन शॉट में ना नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सब कुछ सब कुछ सब कुछ एक ही नंबर में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 5,04,87,500। सिर्फ ऐड करते जाना है, ऐड कर ले प्रॉफिट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद 25 लाख, अपने को सेल्स वैल्यू मिल जाएगी। अब वो सेल्स वैल्यू जो है वो सारे यूनिट्स के लिए 4,12,500 यूनिट्स के लिए तो डिवाइड कर लेंगे और अपने पास आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो 128.45 is what we have over here. That is the average selling price at which each unit should be sold. उसके बाद एक सेकंड रिक्वायरमेंट में बहुत फुद्दू सा सवाल पूछा है। देख क्या बोला है, गिवन द अबाउ सिनेरियो एडवाइज वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट एन ऑफर टू सेल ईच टॉय एट 130 एंड 129। अरे ऑफ कोर्स बेचेंगे ना यार, क्या क्या घटिया सवाल है ये। मतलब तुम एक एस्पिरेंट हो, सीए एस्पिरेंट हो, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस 128.45 होना चाहिए, अब पूछ रहे हैं उससे ऊपर में बेचेंगे। अरे ऑफ कोर्स बेचेगा, क्या बेवकूफ वाला सवाल है। एट 130, एट 129, यस, बिकॉज इट इज मोर देन द टारगेट सेलिंग प्राइस। तुमने जो सेलिंग प्राइस सेट किया है ना ये उससे ज्यादा है, मतलब ये करना है। That's it in this question. I will see you in the next one. हाँ जी सर, तो आ गए अपन लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, 24 क्वेश्चन कॉस्ट शीट में कोई नहीं करता, तुम कर रहे हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम यहां तक पहुंचे हो, इट इज अ प्रूफ कि तुम्हें पास होने के लिए ही बनने हो। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 24, मुझे ये आंसर जो सोल्यूशन है आई से आएगा थोड़ा सा रॉन्ग लगता है, बट मी बीइंग भी मेरे को बहुत सारी चीजों में ऐसी ऐसी दिक्कत है। वन ऑफ इट इज दिस क्वेश्चन, क्या दिक्कत है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है। सीटी लिमिटेड इज एंगेज इन द इन प्रोड्यूसिंग मेडिकल इक्विपमेंट। इट हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द मंथ। तो अपने पास यूनिट्स है और अमाउंट है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और उनके साथ साथ उनके यूनिट्स भी दिए। अब उसके बाद WIP का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, और पहली बार यूनिट्स भी है। अब इसके क्या चेंज होगा वो देखेंगे। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय वेजेस एंड अलाउंसेस, यार ये तो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, पार्क्स, पार्क्स का P। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो ये वापस पार्क्स आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंज्यूमेबल्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कंज्यूमेबल स्टोर्स कहां आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, वापस से वापस पार्क्स A।
फिर सेलिंग एक्सपेंस है, देन ऑब्वियसली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी अब तो यार बहुत बार कर लिए, इस बार तो खुद से आना चाहिए। आएगा भैया डायरेक्ट एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए है ना अपना वेबसाइट का जो काम है, सो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट विच इज पर यूनिट, सेकेंडरी पैकिंग पर यूनिट मतलब ये वापस से है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 225 रुपीज। और बोला है देयर वाज अ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये प्रोसेस हुआ स्क्रैप नहीं है बॉस, ये तो मटेरियल ही एज इट इज स्क्रैप हो गया, तो ये मटेरियल के कॉस्ट में से लेस होगा, ये डीएमसी से होगा at 5,400 per unit and the entire finished output was sold at a margin of 20% on sales. कॉस्ट शीट बनाने को बोला है, प्राइम कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये अब देख दोनों पूछा है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। तो मतलब बेसिकली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट और सेल्स, ये सब कुछ है अपने पास, ठीक है, अपने से मांगा है। अब दिक्कत कहां है, पहले तो वो कर समझ लेते, ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ समझना। अपने पास है ना इसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है, परचेजेस के यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है। अब इस बारी अलग से ऐड क्या करना पड़ेगा, या रादर लेस क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रैप हुआ है 250 यूनिट जो स्क्रैप हुए उसका यूनिट्स भी अपने को यहां पे काउंट करना पड़ेगा। तो मतलब अपने से 48,000 यूनिट्स जितना प्राइम मटेरियल कॉस्ट अपन ने इनपुट करा है, ठीक है, यहां तक सब सही है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग एंड माइनस स्क्रैप ऑल्सो, क्योंकि स्क्रैप के यूनिट्स अपने को यहाँ पे लेस करने पड़ेंगे क्योंकि वो मटेरियल के कॉस्ट से था। अमाउंट कितना होगा सर, 250 यूनिट एट 5,400 पर यूनिट। देख ये अमाउंट तो दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये ढूंढा है, ये कैसे ढूंढा है, 250 यूनिट एट 5,400 रुपए पर यूनिट, तो ये आ गया 13,50,000 डायरेक्ट मटेरियल हो गया। एक ही डायरेक्ट लेबर था जहां तक मेरे को ध्यान है, हाँ सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला ही एक ही अमाउंट है, वो आ गया, ठीक है। रॉयल्टी का अमाउंट दिया हुआ था वो आ गया अपने को प्राइम कॉस्ट, यहां तक भी सब ओके। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड में अपने पास क्या आने वाला है, एक ये अमाउंट है कंज्यूमेबल स्टोर्स वाला, वो 34,20,000, 3 करोड़ 42 लाख अपने को दिया था, वो भी डाल दिया, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और अब प्रॉब्लम शुरू होती है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम समझ, उन्होंने एंड देयरफॉर मैंने क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को कैरी फॉरवर्ड करके ऐड कर दिया। 48,000 यूनिट्स तो था ही, प्लस 2,000 और माइनस 1,000। अरे बॉस, ओपनिंग, ये जो ओपनिंग चल रहा है, परचेस चल रहा है, सब रॉ मटेरियल का है, यहां पे जो चल रहा है वो WIP का है। अरे ये दोनों यूनिट्स ऐड कैसे हो गए बुड़बाक, मिस्टेक, यहां पे हुई है मिस्टेक। तो 2,000 और 1,000 यूनिट्स, इनके अमाउंट्स उन्होंने दिए हुए, उन्हें यह यूनिट्स नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोग ने क्या डिस्कस किया था कि सर यूनिट्स ऑफ WIP डू नॉट मैटर, क्योंकि तुम एक फिनिश गुड्स के साथ WIP ऐड नहीं कर सकते। यहां पे ये मिस्टेक हो चुकी है ICI से, और उन्होंने है ना नेट फैक्ट्री कॉस्ट बना दिया 49,000 यूनिट्स का, जो होना था 48,000। अब बोलोगे सर ये तो रॉ मटेरियल है, ये भी कहां फिनिश गुड्स है। अरे पर उतने ही यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे ना अगर लॉस नहीं है तो। मतलब अगर मैंने है ना 100 कैलकुलेटर बनाने का रॉ मटेरियल लेके आया हूं मैं, तो उससे मेरे को 100 कैलकुलेटर ही बनेंगे अगर मेरे पास लॉस नहीं है तो मतलब मेरे पास जो रॉ मटेरियल का यूनिट्स है वही फिनिश गुड्स का यूनिट्स हो सकता है, बट मेरा WIP का यूनिट जो आधा पूरा बना हुआ है वो मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, रॉन्ग। दैट is where there has been a mistake। तो 49,000 यूनिट्स है, ये यहाँ पे 58 करोड़ 5 लाख, ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
इस नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपन लोग अपना पार्क्स ऐड करेंगे। यहाँ पे ना ये एक मिस्टेक है, बाकी सब ओके है बॉस, सब ओके। ठीक है, तो अपन लोग है ना यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पार्क्स ऐड करेंगे। पार्क्स में प्राइमरी पैकिंग है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो तीनों अमाउंट्स दिए हुए हैं वो ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग क्लोजिंग अपने पास फिनिश गुड्स कुछ नहीं बताया है, तो वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, अब सर आप बोल रहे हो रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। अरे फर्क क्या पड़ा रॉन्ग होने से? फर्क पड़ेगा अब, फर्क पड़ेगा अब किस तरीके से वो देख ले। तो अपने पास है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो दिए, अपने पास जनरल एडमिन तो है ही नहीं, तो जनरल एडमिन का कोई लेना देना नहीं है, पर अपने पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक था, और वो मेंटेनेंस, वेबसाइट का मेंटेनेंस का। अब वेबसाइट का मेंटेनेंस भी अमाउंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सर ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो 225 रुपए पर यूनिट है, और यूनिट सारे 49,000। इंस्टीट्यूट को गलती हो रही है यहां, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड का जो अमाउंट है वो गड़बड़ा गया है। रॉ मटेरियल के यूनिट्स के साथ WIP के यूनिट सैंडविच नहीं कर सकते, रॉन्ग, उसकी वजह से ये अमाउंट रॉन्ग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला रॉन्ग हो गया है। बट दैट बीइंग सेड, वो होने के बाद तुम्हें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि COGS तक तो पहुंच चुके थे। सेलिंग ओवरहेड भले रॉन्ग है, पर अब जो है ICI जिंदाबाद, जय माता दी ICI, सारे वालों एक ही बात करो, जय ICI, सब बात करेंगे जय ICI। तो अब है ना वो करना तो पड़ेगा, तो 49,000 यूनिट्स पे तुम्हें लेना पड़ेगा 225 पर यूनिट, तो 49,000 इंटू 225, 1 करोड़। एक सेकेंड ना, ओह सॉरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे से मिस्टेक हो गई कॉस्ट के नाम में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने को अलग से दिया है, सेलिंग एक्सपेंस 4,84,30,800, वो तो अपने को दिया है, अपने से मिस्टेक हो जाएगी सेकेंडरी पैकिंग में। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो रही है, पर गलत कॉस्ट में, नाम में मिस्टेक हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक बार वापस देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू हुई जनरल एडमिन नहीं दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमाउंट दिया हुआ है उसमें अपने पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, एक है अपने पास वो ऑनलाइन सेल्स वाला, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने मिस कर दिया, आई एम सॉरी, और अपने पास लास्ट है कौन सा, अपने पास है सेकेंडरी पैकिंग। अब वो सेकेंडरी पैकिंग 225 पर यूनिट था, पर नंबर ऑफ यूनिट्स 49,000 ले लिया, वहां पे मिस्टेक है। तो 225 इंटू 49,000, 1,10,25,000, ये अमाउंट है ना सेकेंडरी पैकिंग का बनता है, और अपन ने सब कुछ ऐड कर देना है, और अपने को आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उन्होंने बोला था प्रॉफिट उनको 20% ऑन सेल्स चाहिए, तो सेल्स को मान लेंगे 100, प्रॉफिट हो जाएगा 20, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू आर डन। आ गया है अपने को आंसर, पर है इसमें ये मिस्टेक, ये WIP के यूनिट्स जो है ना ये नहीं आने चाहिए थे यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई है। तुम यहाँ पे के यूनिट्स और यहाँ पे के यूनिट्स दोनों ऐड कर रहे हो, वो गलत है, उसकी वजह से फर्क क्या पड़ा, अपने यूनिट्स 49,000 हो गए 48,000 के बदले, तो सेकेंडरी पैकिंग अपने को 49,000 यूनिट्स लगी है। अरे यार एक बात सोच, अगर वो WIP में यूनिट, अगर WIP में है, वो WIP यूनिट है, तो किस बात का पैकिंग करेगा मेरे भाई? नहीं हो सकता, वो हो गई मिस्टेक। बट that is what is the question, and with this I finish your cost sheet as a chapter, and I will switch to another chapter very soon. Till then I will see you very soon. Tata, bye bye, and come back.